सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। भूगोल शास्त्र बहुविकल्पीय प्रश्न एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने कक्षा नंबर 7 पर हैं, चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एयर, वायु। आइए फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्लासेस को। पहला सवाल, वायुमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, इट इज अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। सही बात है, थिन है लेकिन ह्यूज तो है, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे हाइट तक जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज, बिल्कुल सही बात है। इट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल, सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक डाउट आता है फ्रेंड्स लोगों को कि टेम्परेचर ऑन द अर्थ को लिवेबल कैसे बनाया एटमॉस्फेयर ने। फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस होती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता धरती पर तो अर्थ पे जितनी भी सनलाइट आती है वो सबकी सब वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो अर्थ बहुत ठंडा पड़ जाता है, जस्ट लाइक मून। इसीलिए अर्थ को लिवेबल बनाने के पीछे एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आपके सामने गैसेस के नाम है, कह रहा है परसेंटेज को मैच करिए। नाइट्रोजन 78 करेक्ट है, ऑक्सीजन 21 करेक्ट है, आर्गन 0.03, नो, आर्गन इज 0.93, CO2 is 0.03, others are 0.04। कह रहा है कि नॉट मैच्ड करेक्टली, तो 3 and 4 आर नॉट मैच्ड करेक्टली। स्टैंडर्ड डेटा है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स इसके बारे में, ऑप्शन नंबर सी। अब आपके सामने फ्रेंड्स मैंने ये एनसीईआरटी से ही स्क्रीनशॉट लिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस क्या है। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका, बिल्कुल CO2। बट यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा एड ऑन, आप लोग ये जरा पता करके बताइएगा कि वाटर वेपर ये भी तो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ या ना? और अगर हाँ तो क्या वाटर वेपर ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है CO2 या कम? ये आपको पता करके बताना है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जो सन से जो भी आपको इंसोलेशन मिल रहा है वो सारा का सारा वापस चला जाता अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है, तो CO2 क्या करता है, उस इंसोलेशन को रिसीव करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो इंसोलेशन एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाता है। इसका मतलब कि धरती पर तापमान बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरता, धरती पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती। ठीक है, आपके सामने फ्रेंड्स ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का एग्जांपल है। एक नेचुरल होता है, क्यों? क्योंकि नेचुरली CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में। एक होता है ह्यूमन इनहैंस्ड या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। अब क्योंकि हमारे धरती की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी है, हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, इट एड्स CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। इट इज क्रिएटेड बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ इन द एटमॉस्फेयर बाय CO2, बिल्कुल सही बात है। CO2 के अलावा और भी गैसेस होते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली CO2 को ही मान के चलते हैं, CO2 को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इट मेड अर्थ हैबिटेबल बाय मॉडरेटिंग इट्स टेम्परेचर, मैंने बताया ना, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो धरती का तापमान बहुत नीचे गिर जाएगा, इसीलिए धरती को रहने योग्य बनाने के पीछे ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, सही बात है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए आपके ऑल 3, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या असर पड़ सकते हैं, तो मेल्टिंग ऑफ स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट, सी लेवल राइजिंग, करेक्ट, कोस्टल एरिया फ्लडिंग, करेक्ट, एक्सटिंक्शन, करेक्ट, करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने एक इन्फोग्राफिक मैंने दिया है, आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है फ्रेंड्स कि
ग्लेशियर्स, पोलर कैप्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से जो लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में उनको कहीं और जाकर अपना घर, अपना आश्रय खोजना पड़ेगा और ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज। ये टर्म आजकल बड़ा चल रहा है न्यूज में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स। It is the most plentiful gas in the air, essential for plants, though they can take it directly, fixed by certain bacteria. कौन सा गैस होगा? नाइट्रोजन। मोस्ट प्लेंटी गैस तो यही है, तो पहले स्टेटमेंट से ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। वैसे बाकी स्टेटमेंट से बिल्कुल आपके सही हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एक नाइट्रोजन का साइकिल लगाया है, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। डिटेल में तो आपको अगेन मैं क्लास 11th वाले टाइम पे दिखाऊंगा, बट आपके सामने ये साइकिल आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में ना, उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। हवा में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको डायरेक्टली प्लांट से एनिमल यूज नहीं कर पाते। तो होता यह है कि कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया ताकि उसको यूज किया जा सके। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये काफी कॉमन बैक्टीरिया होते हैं। ये मोस्टली आपके जो पल्सेस खाते हैं, हम लोग दाल वगैरह खाते हैं ना, उस प्लांट के रूट्स में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम एंड ऑल। ठीक है, बाकी सब इसमें आपका डिटेल है पूरे प्रोसेस का, इट इज नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ। आपको इतना पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग या एनिमल्स या प्लांट्स, इसीलिए उसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फिक्स करके हमें देते हैं। उस बैक्टीरिया के फिक्स करने के बाद उस नाइट्रोजन का यूज करना पॉसिबल हो पाता है फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में कौन से वाक्य सही नहीं है? ठीक है, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस, सही है। whereas CO2 इज थर्ड मोस्ट, नो। CO2 इज फोर्थ मोस्ट, थर्ड मोस्ट क्या होता है? आर्गन। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रॉन्ग, उल्टा होता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक CO2 फ्रॉम एयर, नो, उल्टा होता है। बोल रहा है नॉट करेक्ट, बताओ। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल थ्री ऑप्शन, यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं लिखा होना चाहिए यहाँ पे। ये कहा जा रहा है कि नॉट करेक्ट कौन से हैं, तो ऑल थ्री शुड बी योर आंसर। आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट। अब फ्रेंड्स आपके सामने अगेन ये मैंने ऑक्सीजन का साइकिल लगाया है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स रिलीज करते हैं, एनिमल्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, एयर सर्कुलेशन सॉरी, वायु परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। कोल्ड एयर इज लाइटर एंड गोज अप, रॉन्ग। वार्म एयर इज लाइटर एंड इट गोज अप। वार्म एयर इज डेंसर, नो। कोल्ड एयर इज डेंसर। When cold air rises, the warm air from surrounding fills the gap, no. When the warm air rises, then the cold air from surrounding fills the gap. तो कह रहा है नॉट करेक्ट कौन सा होगा, तो ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। फ्रेंड सिंपल सी बात है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे जाती है, और सिर्फ गर्म हवा क्यों, अगर गर्म पानी ठंडा पानी अगर आप मिक्स करेंगे तो हॉट या वार्म वाटर विल राइज अप। ठीक है, कोल्ड वाटर विल गो डाउन, बस और कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने फ्रेंड्स एक ये टर्म है वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स, ये आपको मैं बताऊंगा डिटेल में जब हम लोग क्लास 11th में कन्वेक्शन रेनफॉल को देखेंगे। मोटा मोटी बात यह है कि वार्म एयर ऊपर की ओर उठ जाती है, और जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो आसपास से ठंडी हवा आती है उस स्पेस को भरने के लिए, बस। ठीक है, हाँ, वार्म एयर जब ऊपर की ओर उठती है तो उसका टेम्परेचर कम भी होने लगता है, तो वार्म एयर धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेकेंड थिंग फ्रेंड्स कि आप लोगों को मैंने बताया था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में, या अगर आप लोगों को याद हो तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में, ये भी यही कॉन्सेप्ट है, गर्म हवा वैक्यूम छोड़ के जाती है, ठंडी हवा उस वैक्यूम को भरने के लिए आ जाती है। नेक्स्ट आइए, दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ऑल वेदर फेनोमेना अकर इन दिस लेयर। कौन सा लेयर होगा फ्रेंड्स, ये बताइए? सबसे नीचे का लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं।
क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आप डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को उनके हाइट के साथ बताइए प्रॉपरली मैच्ड है या नहीं है। थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर 13, जस्ट अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर 80, नो, स्ट्रेटोस्फेयर शुड बी 50, मेसोस्फेयर शुड बी 80। तो इनकरेक्ट हो गए आपके 3 और 4। बोल रहा है नॉट करेक्ट कौन से हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट लेयर्स आप लोगों को पता है। तो सबसे नीचे आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, इट गोज अप टू 13 किलोमीटर्स ऑफ हाइट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इट गोज अप टू 50 किलोमीटर्स ऑफ हाइट। फिर आता है आपका मेसोस्फेयर, इट गोज अप टू 80 किलोमीटर ऑफ हाइट। थर्मोस्फेयर, इट गोज अप टू 400 किलोमीटर ऑफ हाइट। और उसके बाहर जो एग्जोस्फेयर है उसे कोई प्रॉपर हाइट डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी पतली हवा होती है एग्जोस्फेयर में कि ऑलमोस्ट एज गुड एज आउटर स्पेस वैक्यूम बन जाता है। तो हम लोग एग्जैक्टली इसकी हाइट या फिर इसकी थिकनेस को नहीं बता सकते, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फीचर्स एंड लेयर्स। रेडियो ट्रांसमिशन, थर्मोस्फेयर, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी लेयर में होता है। बर्निंग ऑफ मीटियोराइट, स्ट्रेटोस्फेयर, नो, इट हैपेंस इन मेसोस्फेयर। ओजोन लेयर, मेसोस्फेयर, नो, इट हैपेंस इन स्ट्रेटोस्फेयर। ऑल वेदर फेनोमेना, ट्रोपोस्फेयर, यस दिस इज करेक्ट। करेक्ट कौन कौन से मैच्ड हैं, तो 1 and 4 ओनली आर करेक्टली मैच्ड। बिल्कुल स्टैंडर्ड है, मैंने आपको इसके पहले भी कुछ क्लासेस में बताया था कि कौन कौन से लेयर में क्या क्या फेनोमेनन होते हैं। बिल्कुल उसको अब यहाँ पे क्रॉस मैच कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इजिली क्रॉस मैच दिस थिंग। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, थिन लेयर, वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर। वाह, क्या राइमिंग सेंटेंसेस हैं। अब क्या जा रहा है कि बताइए कौन सा लेयर है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों को डाउट होता है कि सर अपर मोस्ट लेयर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर में से कोई एक ऑप्शन तो होना चाहिए था। सर्टेनली स्ट्रेटोस्फेयर होगा नहीं, मेसोस्फेयर होगा नहीं, ठीक है। देखिए वेरी थिन एयर, ध्यान दीजिएगा, एंड ओनली हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये कैरेक्टरिस्टिक आपके थर्मोस्फेयर के नहीं एक्सोस्फेयर के होते हैं, जो कि थर्मोस्फेयर के भी बियॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपका थर्मोस्फेयर के बियॉन्ड होता है एक्सोस्फेयर, जो कि आप मान लीजिए कि 400 किलोमीटर के आगे सम 13,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। वहां तक आपको सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट लाइक 1200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भले ही 1200 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कोई एयर मॉलिक्यूल है ही नहीं जो कि आपकी स्किन पे आके आपको हीटनेस का या हॉटनेस का अनुभव करा सके। तो टेम्परेचर है 1200 डिग्री, लेकिन आपको फील नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम के कुछ गिने चुने पार्टिकल्स ही मिलेंगे। इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज सेइंग अ वैक्यूम। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्ट्रेटो, यस ठीक है, ट्रोपोपॉज होता है। स्ट्रेटोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसोस्फेयर, नो। तो स्ट्रेटोपॉज जो है इट इज द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, ठीक है। मेसोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, यस ये करेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए आपके 1 and 3। कुछ नहीं है फ्रेंड, सिंपल सा डेफिनेशन, आप इसको चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर आपको पता है, स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता है, इसकी बीच की जो बाउंड्री उसका नाम होता है ट्रोपोपॉज, और कुछ नहीं। आपको मेसोस्फेयर पता है, तो मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की बीच की बाउंड्री का नाम होता है स्ट्रेटोपॉज। मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर के बीच की बाउंड्री का नाम होता है मेसोपॉज। बस नाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके सामने फ्रेंड जो ये मैंने ग्राफ दिया है ना, जरा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस ग्राफ में आपको टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा रहा हूं विथ हाइट। अगर आप धरती पे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे थे आप, लेटेस्ट से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान से आपने ऊपर जाना शुरू किया। अब आप जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाना शुरू करेंगे, टेम्परेचर हो सकता है घट के -40 डिग्री हो जाए। लेकिन ट्रोपोस्फेयर के बियॉन्ड जब आप जाएंगे ना स्ट्रेटोस्फेयर में, टेम्परेचर जो है फिर बढ़ने लगेगा।
तो आप -40 से पहुंच जाएंगे अगेन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस तक। फिर आप मेसोस्फीयर में जाएंगे तो वहां पे फिर टेम्परेचर घटने लगेगा एंड यू विल इवन रीच अप टू -80 डिग्री सेल्सियस। उसके बियॉन्ड आगे जाएंगे तो फिर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इट कैन गो अप टू 60-70 डिग्री सेल्सियस। और जब आप इसके भी बाहर चले गए एक्सोस्फीयर में तो 1200-1300 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका पैटर्न क्या है। अब ऐसा पैटर्न क्यों है ये तो मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा, अभी हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। इस क्वेश्चन का पर्पस था आपको कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाने का। और यहां पे आप जरा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर मोस्टली कॉमन, सॉरी ट्रोपोपॉज के अंदर टेम्परेचर मोस्टली कांस्टेंट रहता है। इसका भी रीजन होता है, आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आइए वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, और वो क्या मापते हैं। थर्मामीटर तापमान मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव मापता है, सही बात है। रेन गेज वायु की दिशा मापता है, नो। रेन गेज वर्षा की मात्रा नापता है, और विंड वेन वायु की दिशा नापता है। कह रहा इनकरेक्ट कौन से होंगे आपके, तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। तो आपके सामने फ्रेंड्स एक फोटो है, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर बैरोमीटर, ठीक है, एंड दिस इज योर विंड वेन। विंड वेन बताता है कि हवा किस तरफ जा रही है। विंड वेन बेसिकली उसी तरफ पॉइंट करता है, या वो जो मुर्गे का सर देख रहे हैं ना, वो वहीं पे पॉइंट करेगा जिस तरफ हवा जा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तापमान के संदर्भ में है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर, सही बात है। तापमान वायु की गर्मी ठंडक का डिग्री होता है। डिग्री सेल्सियस तापमान मापने की एक मानक इकाई है, सही बात है। सेल्सियस पैमाने पे जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, सही बात है। वायुमंडलीय तापमान में दैनिक और मौसमी दोनों परिवर्तन होते हैं, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है, कॉमन सेंस ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। डिग्री सेल्सियस जो आपका स्केल है उसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस नाम के पर्सन ने, और 0 डिग्री पे आपका फ्रीज हो जाता है वाटर, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल करता है। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट से आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं, which of the following statements are correct, सॉरी करेक्ट बताना है आपको, हिंदी अनुवाद में गलती है यहाँ पे, सही है होना चाहिए था, ठीक है। The temperature decreases polewards because of the amount of insolation increases from equator towards pole। देखिए पोल की तरह जो आप बढ़ेंगे ना इक्वेटर से, तो सर्टेनली टेम्परेचर डिक्रीज तो करता है, बट इज इट बिकॉज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इंक्रीजेस, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इंसोलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन ए, यानी कि 2 ओनली, ठीक है। अब इंसोलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इंसोलेशन का मतलब होता है कि कितना एनर्जी या फिर कितनी पावर सूरज से हमारे धरती तक पहुंच रही है, ठीक। इंसोलेशन जो होता है उसका मतलब यही होता है। अब इंसोलेशन नापने के लिए आप इक्वेटर पे नाप सकते हैं, पोल पे नाप सकते हैं, धरती पे जिस कोने पे चाहें वहां पे नाप सकते हैं। इंसोलेशन का मतलब यही है ना कि सूरज से कितनी गर्मी धरती तक पहुंची, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको ब्रॉडली बताया इंसोलेशन का डेफिनेशन। एक्चुअली जो इंसोलेशन होता है उसको हम लोग हमेशा एवरेज नापते हैं, और उसको डेली एवरेज ले सकते हैं, मंथली एवरेज ले सकते हैं, ईयरली एवरेज भी ले सकते हैं। और क्योंकि सन से निकलती हुई गर्मी एक एनर्जी, एक पावर का सोर्स है, तो हम लोग ये कहते हैं कि कितना पावर इंसिडेंट हो रहा है धरती पे 1 स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर, ठीक है। हेंस इसका यूनिट हो जाता है आपका वाट पर स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक गिवन एरिया पर सूरज की कितनी गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है उसे हम लोग कहते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर में, कि इंसोलेशन कितना आ रहा है। अब आपके सामने जो है फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं दैट इंसोलेशन वर्सेस लैटिट्यूड का मैंने एक यहाँ पे ग्राफ दिया है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है फ्रेंड्स, अगेन आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब हम लोग क्लास 11 की ज्योग्राफी के एमसीक्यूज देखेंगे तब। फिलहाल आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर ये जो ब्लू लाइन है और ये जो रेड लाइन है, इन दोनों का हमने एवरेज निकाला है यहाँ पे, ठीक है। इंसोलेशन हमेशा एवरेज के टर्म्स में ही देखा जाता है। इंसोलेशन लैटिट्यूड के साथ वैरी करता है,
यू कैन क्लियरली सी कि इक्वेटर पर जो इंसोलेशन होगा इट विल बी मच लार्जर देन द इंसोलेशन एट पोल्स। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे सन की रोशनी डायरेक्ट ओवरहेड आती है और पोल्स पे सन की रोशनी एंगल पे आती है, टिल्ट होकर आती है। इसीलिए इंसोलेशन, कितनी गर्मी, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा पहुंच रही है, तो वो पोल्स पे कम होता है और इक्वेटर पे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगेन वही आप जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सनलाइट स्ट्राइक्स डायरेक्टली तो इंसोलेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे लो एंगल है तो इंसोलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। सेम थिंग फॉर अंटार्कटिका एज वेल। नेक्स्ट आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द टेम्परेचर इन सिटीज इज हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। सही बात है, शहरों में तापमान ज्यादा होता है गांव के तापमान से, और इसका फर्क सबसे ज्यादा तब पता चलता है जब आप ठंड के टाइम पे किसी शहर और गांव दोनों जगह जाकर देखें। Concrete and metals in the buildings and asphalt of roads gets heated up during day. This heat is released during night. Absolutely correct statement है। ये सब हीट दिन भर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रात को रिलीज कर देते हैं। The crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of cities. बिल्कुल सही बात है, correct statement, all of them. Option B is correct. एक अर्बन हीट आइलैंड नाम का फ्रेंड्स फेनोमेनन भी होता है, अर्बन हीट आइलैंड। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो अर्बन एरिया है वहां पे बिल्डिंग्स काफी ज्यादा होंगे, गाड़ियां खूब चलती होंगी, एयर कंडीशन यूनिट्स होंगे, इन सब के एग्जॉस्ट या इन सब के आउटपुट की वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, और ये सारी की सारी गर्मी जो है ना वो बिल्डिंग्स का कंक्रीट और उनका मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है दिन के वक्त। फिर जब रात के वक्त गाड़ियां नहीं चलती, एसी वगैरह नहीं चलते हैं, तो रात के वक्त ये सारी गर्मी बाहर की ओर निकलती है। तो कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जो आपका कंक्रीट वाला एरिया होगा ना, इसका टेम्परेचर आसपास के ग्रीन एरिया से ज्यादा होगा। आप देखिए टेम्परेचर प्रोफाइल है यहाँ पे, जो कमर्शियल एरिया जहाँ पे बिल्डिंग ज्यादा है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, और जो ग्रीन एरियाज है वहाँ पे टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे आप कंक्रीट बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ग्रीन पेड़ बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। एयर प्रेशर, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। सही बात है। वर्टिकली द प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ हाइट। सही होगा गलत होगा बताइए? इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे ना प्रेशर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वायु की कमी होने लगती है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by rainfall at a given place. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by rainfall at a given place. देखिए, अगर रेनफॉल होता है उसकी वजह से एयर प्रेशर को थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? बिकॉज रेनफॉल इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, नॉट दैट कि रेनफॉल विल अफेक्ट द एयर प्रेशर। और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर में टेम्परेचर का रोल ज्यादा होता है। गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ओनली वन विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स प्रेशर घटने लगता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका वॉलेट लाइन दिख रहा है ये आपका प्रेशर को दिखा रहा है। प्रेशर घट रहा है जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, जितने हाइट पे जाएंगे प्रेशर और कम से कमतर होता जाएगा। नेक्स्ट आइए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, दाब के क्षैतिज वितरण के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। एरियाज हैविंग हाई टेम्परेचर हैव हाई प्रेशर एंड एरियाज विद लो टेम्परेचर हैव लो प्रेशर। गलत बात, ये तो बेसिक गैस लॉ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 8th 9th की फिजिक्स में। ये हाई प्रेशर मीन्स लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर एंड वाइस वर्सा। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आइए, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज एंड हाई प्रेशर विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। नो, बिल्कुल उल्टी बात है। जब हाई प्रेशर होगा ना तब आपका क्लियर एंड सनी स्काईज होंगे, और जब लो प्रेशर होगा ना तो क्लाउडी स्काई होगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि आप धरती पे किसी एक पॉइंट ए पे खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे आप खड़े, ये रहे आप, एक मुंह दो
पाँव और 2 हाथों के साथ ये आप खड़े हैं पॉइंट नंबर ए पर। मान लीजिए यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो इसका मतलब यहाँ की हवा ऊपर की ओर उठेगी, हाई टेम्परेचर है तो आसपास से ना हवा आकर के इस वैक्यूम को भरना चाहेगी। जब भी हवा आसपास से आएगी तो अपने साथ बादल या फिर कुछ मॉइस्चर साथ में लेकर आएगी। तो लो प्रेशर का मतलब हो जाता है कि आपके पास क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर होगा। ऑन द अदर हैंड, आइए आपको फिर से खड़ा करते हैं यहाँ पे पॉइंट ए पे, एक सर, 2 हाथ और 2 पाँव के साथ। अगर आप यहाँ पे हैं जहां पर कि हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर का मतलब कि हवा नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पे आसपास से कोई और हवा नहीं आ सकती। तो आप जहां पे खड़े हैं ना वहां पे बिल्कुल क्लियर वेदर होगा, वहां पे कोई बारिश वगैरह की संभावना नहीं होगी। तो हेंस आपका जो आंसर है उसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, द एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, गलत। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कह रहा है नॉट करेक्ट, यानी कि 2 and 3। अगर कह रहा है ओनली करेक्ट देन ओनली 1 ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक इसमें ऑप्शंस में कुछ select the correct answer using the codes given below. Distribution of pressure is are not correct. Areas having high temperature will have high pressure, ये statement गलत हो गया। Low pressure with clear sunny skies, गलत। Air always moves from low pressure to high pressure, गलत। इसमें होना चाहिए था none of the above। इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। इसमें होना चाहिए था आपका none of the above। आप लोग इस प्लीज इस क्वेश्चन को चेंज कर लें, एक आप कर ले इसमें ऑप्शन none of the above। अच्छा, नॉट करेक्ट बोल रहा है, आई एम रियली सॉरी, कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, आई एम रियली सॉरी। नॉट करेक्ट बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। इट इज सेइंग नॉट करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, विथ रेफरेंस टू विंड, पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन इन विच इट ब्लोज, गलत। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। मान लीजिए कि अगर हवा ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, इस हवा का नाम रखेंगे हम लोग ईस्टर्ली, पूर्वोत्तर हवाएं या पूर्वी हवाएं। ठीक है, अगर विंड आपका नॉर्थ से आ रही है तो उसका नाम रखेंगे वो नॉर्दर्न विंड्स। तो विंड जिस दिशा से आ रही है, यानी कि उसका ओरिजिन देखना है, ना कि उसका डेस्टिनेशन। जिस दिशा से विंड आ रही है उसी के नाम पे या उस दिशा के नाम पे उस विंड का नाम रखा जाएगा। परमानेंट विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, नो, इसका नाम परमानेंट क्यों रखते हैं हम लोग फिर। सीजनल विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए, सीजनल विंड्स जो है ना वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर नहीं ब्लो करते हैं। सीजनल विंड्स कभी कभी ब्लो करते हैं, जस्ट लाइक मॉनसून। मॉनसून एक सीजनल विंड है, ठीक है, तो वो सिर्फ मॉनसून के सीजन में ही ब्लो कर सकता है। लोकल विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और एरिया इन ए स्मॉल एरिया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली 4 लोकल विंड्स, जैसे अगर आपको याद हो, लू के बारे में याद है, चिनूक याद है, पोंडा याद है, सिरोको याद है। कुछ टाइम पहले मैंने क्लास में आप लोगों को मैप दिया था फ्रेंड्स, कोल्ड विंड्स एंड वार्म विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैप पे दिखाया था कौन सा विंड कहाँ फ्लो करता है। सम ऑफ देम आर लोकल विंड्स। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब आपके सामने फ्रेंड्स एक मैंने ये मैप बनाया है, आप इस वाले फिगर को देखिए जिसमें कि अर्थ को दिखाया जा रहा है। आपके लिए जानने की ये जरूरत है फ्रेंड्स यहाँ पे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितने प्रेशर जोन्स हैं। तो जो इक्वेटर है ना, यहाँ पे आपका एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हवा गर्म है तो हवा ऊपर की उठ जाएगी। जब हवा ऊपर की उठेगी तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेड से दिखा रहा हूँ ना, ये हवा ऊपर की ओर उठ के जा रही है। यहाँ भी आप देखें हवा ऊपर की ओर रेड से उठ के जा रही है। लेकिन ये हवा जैसे ही ऊपर उठती है तो एक कोरियोलिस फोर्स नाम का एक फोर्स होता है जो कि इस हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये हवा उठ करके ऐसे जाएगी और फिर यहाँ पे नीचे आ जाती है। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा और सेम चीज यहाँ पे भी होगा। तो जो हवा इक्वेटर से ऊपर उठी वो पोल की तरफ जाना शुरू करेगी और फिर कुछ डिस्टेंस जाने के बाद, मोटा मोटी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जाने के बाद, वो हवा फिर नीचे धरती की ओर आ जाती है। तो जब हवा नीचे की ओर आएगी तो वहां पे प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर हो जाएगा।
इसे कहते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ठीक, अच्छा पोलर को देखिए, पोलर एरियाज जो है, पोलर एरियाज में क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे हवा नीचे की ओर रहती है, तो नीचे की हवा फिर डिफ्लेक्ट करती बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और एक 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे आकर के फिर से ये हवा ऊपर की ओर उठ जाती है बिकॉज ऑफ हीट इफेक्ट। ठीक, तो ऊपर की ओर हवा उठ रही, इट इज कॉल्ड एज लो प्रेशर जोन। ठीक है, एंड द सेम पैटर्न इज रिपीटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल। अब आपको ये समझाने के पीछे पर्पस क्या है, और अगर वो नहीं समझ में आ रहा आपको ये डायग्राम, तो आपको सिंपली इसको याद रख लेना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो भी आपका सारा काम हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको इसमें ये चीज याद रखना है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारे जोन्स हैं, प्रेशर के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से जोन हैं? एक तो हो गया आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ये एक ही है। इसके अलावा आपके दो हाई प्रेशर हैं जो कि सब ट्रॉपिकल कहलाते हैं, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। इसके अलावा आपके सब पोलर लो प्रेशर के भी दो जोन हैं, और फाइनली आपका पोल पे हाई प्रेशर जोन होता है। इतना आपको याद रखना है इसमें फ्रेंड्स। अब एक चीज और, कि जो आपका हाई प्रेशर जोन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब हाई प्रेशर जोन अगर यहाँ पे है और इसके बगल में कहीं लो प्रेशर जोन है, तो आपको पता है कि विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से विंड फ्लो करेगा लो प्रेशर की तरफ, तो इसको आना चाहिए था वर्टिकली नीचे, लेकिन ये इस तरफ क्यों फ्लो कर रहा है? कोरियोलिस फोर्स। धरती पर कोई भी चीज का अगर मूवमेंट कर्व्ड वे में होता है, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर जिम्मेदार, इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, सिमिलरली आपका यहाँ का भी हाई प्रेशर से विंड ऐसे लो प्रेशर की ओर जाएगा। अब जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है वो सब पोलर लो प्रेशर को भी विंड प्रोड्यूस करके देगा, एंड सो ऑन, आपका विंड फ्लो करता है। अकॉर्डिंगली आप पोलर एंगल से भी इसको देख सकते हैं, पोल्स में भी जो हाई प्रेशर है उसकी वजह से सब पोलर लो प्रेशर की ओर विंड फ्लो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होना चाहिए, मैं पहले रेड पेन को इरेज कर दूं बिकॉज विंड के डायरेक्शन ऑलरेडी इस मैप में, इस फोटो में दिए हुए हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं मैं कि ईस्टर्ली और वेस्टर्ली का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सिंपल है, अभी आपने जस्ट देखा कि जो विंड है वो हाई प्रेशर जोन से निकल के लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है। ठीक है, अब आप बस यहाँ पे देखिए, हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो विंड को ऐसे आना चाहिए था वर्टिकली नीचे, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड एक्चुअली में ऐसे आती है डायगोनली। अब ये जो विंड है ये आ किधर से रही है? ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा आपका वेस्ट, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ। तो ये विंड आ रही है एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, या ब्रॉडली कह सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन से। दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज विंड। ठीक है, अब आप देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन को देखिए, यहां से विंड को जाना चाहिए था वर्टिकली ऊपर, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड जा रही है ऐसे डायगोनल बन के। अब ये वाली विंड किधर से फ्लो कर रही है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, या आप कह सकते हैं ब्रॉडली वेस्ट डायरेक्शन से। दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। सिमिलरली पोलर विंड को देखिए, पोलर विंड को फ्लो करना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स वो फ्लो करेगी ऐसे, आ रही है ईस्ट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज पोलर ईस्टर्लीज। तो जो हम लोग नाम लिखते हैं ना फ्रेंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, उसमें वेस्ट और ईस्ट का मतलब ये होता है किस डायरेक्शन से वो विंड ओरिजिनेट करके फ्लो कर रही है। ठीक है, ये था आपको ये पूरा फोटो देकर समझाने का पर्पस कि अर्थ पे कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स हैं और विंड्स का डायरेक्शन क्या है। आप इस फोटो को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको और मैं डिटेल दिखाऊंगा कि हैडली सेल क्या होता है, फेरर सेल क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, बट वो सब आज नहीं, कभी और। हाँ, लोकल विंड्स देख लीजिए आप, चिनूक, होंडा, बोरा, ब्लिजर्ड, है ना, बर्ग, साउदर्ली एटसेट्रा, लोकल विंड्स होते हैं आपके, जो कि कुछ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फ्लो करते हैं। इसके अलावा आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी आपका लोकल विंड्स में ही काउंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टाइप ऑफ विंड, परमानेंट विंड, ट्रेड विंड, बिल्कुल सही है। सीजनल विंड, लू नहीं, लू होता है लोकल विंड, सीजनल विंड होता है आपका मॉनसून। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, 2 and 3, ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए फिर, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। वह वर्षा जो द्रव रूप में पृथ्वी पर आती है वर्षा कहलाती है, सही बात है। प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज रेन। स्नो, स्लीट, हेल आर अदर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, सही बात है। कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, करेक्ट बात है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑल थ्री। सिंपल, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है फ्रेंड्स आपको। रेनफॉल लिक्विड फॉर्म में होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर कंटेंट है, भले ही वाटर वेपर के फॉर्म में हो, वो किस फॉर्म में धरती पर लौट करके आता है। लिक्विड फॉर्म में आएगा तो रेन हो गया। अदर फॉर्म्स क्या है आपके? स्लीट एंड हेल, कहते हैं ना हिंदी में ओले पड़ रहे हैं, क्या होता है? हेल स्टॉर्म कहलाते हैं वो। स्नो क्या होता है आपका? जब स्नो फ्लेक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है इन मीडियम्स के थ्रू एटमॉस्फेयर का वाटर कंटेंट धरती पर लौट कर आता है। ठीक है, नाउ द थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल यानी कि ओरोग्राफिक, इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स हैं वो किसी पर्वत के सामने आकर जब टकराती हैं तो पर्वत इनसे कहता है ऊपर चढ़ जा और ऊपर जा और ऊपर जा। तो जब ये विंड्स और ऊपर की ओर चढ़ती हैं तो इनका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, ये ठंडी होती है और ठंडी होते ही बारिश कर देती है। इसीलिए पर्वत के एक तरफ हम लोग कहते हैं विंडवार्ड साइड जहां खूब बारिश होती है, और दूसरी तरफ कहते हैं लीवार्ड साइड जहां बहुत कम बारिश होती है। आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में बारिश खूब होती है, वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट पे मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल, ये आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा अभी। बेसिकली होता यह है कि वार्म एयर और कोल्ड एयर के दो एयर मासेस मीट करते हैं। तो वार्म एयर बोलता है कि मैं और ऊपर जाऊंगा, कोल्ड एयर बोलता है ठीक है जा, मैं तो ठंडा हूं नीचे रहूंगा। वार्म एयर ऊपर की ओर बढ़ता है, रेनफॉल हो जाता है। इस तरह का रेनफॉल आपको लंदन सिटी में काफी बार देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी सूरज की इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है धरती के ऊपर कि धरती की गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठते ठंडी होती है और खूब जोरदार बारिश होती है। जैसे कि आपका प्री मॉनसून शावर्स होते हैं आसाम में, वेस्ट बंगाल में, है ना, काल बैसाखी कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट आइए, विद रेफरेंस टू मॉइस्चर, नमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाटर वेपर इज इवेपोरेटेड वाटर फ्रॉम लैंड अदर बॉडीज ड्यू टू हीटिंग, करेक्ट बात है। ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर इन द एयर एट एनी गिवन टाइम, सही बात है। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर डिक्रीजेस, गलत बात है, क्योंकि एज द एयर गेट्स कूलर देन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर डिक्रीजेस। ठीक है, और यही रीजन है कि क्यों बारिश होती है, क्योंकि जब हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें जो भी पानी का कंटेंट है वो बाहर आना चाहता है। अब वो लिक्विड फॉर्म में आए, स्नो फॉर्म में आए, स्लीट आए, हेल आए, उसके ऊपर है। तो इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। With reference to the major pressure belts and wind system, consider the following statements. Equatorial low pressure belt is also known as doldrums. Correct. Sorry. Equatorial low pressure belt is also known as doldrums. बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था फ्रेंड्स अलग अलग प्रेशर बेल्ट, तो उसमें जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है उसका नाम होता है डोल्ड्रम्स। सेकंड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर आल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड्स, ये भी करेक्ट है। वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ। देखिए 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ पे आपको सब पोलर हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, तो वेस्टर्ली वहां से ब्लो नहीं करते। ओके, अच्छा, ट्रेड विंड्स ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट एट बोथ द पोल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या बोल रहा हूं, द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो 1 2 4 एंड 5, 3 बस गलत हो जाएगा आपका। 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए
ये अगेन फ्रेंड्स आपके सामने मैंने, या आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं आपके सामने, फिर से वही फोटो है जिसमें कि आपको मेजर प्रेशर बेल्ट्स दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, इसी को अपर एटमॉस्फेयर में बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आप इसके नाम से बिल्कुल मत घबराइए, आप मान के चलिए कि इसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, ये जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसका ही नाम होता है हॉर्स लैटिट्यूड। पता है क्यों? ये जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है ना, यहाँ पे प्रेशर विंड का बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता है, सॉरी, है ना। एक्चुअली होता ये था कि जो स्पेनिश सेलर्स हुआ करते थे, वो अपने शिप्स पे हॉर्सेस को लेकर के ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रॉम वन कॉलोनी टू अनदर कॉलोनी। लेकिन जब भी उनका शिप इन लैटिट्यूड्स पे पहुंचा करता था, हॉर्स लैटिट्यूड जिसको कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होने के कारण शिप को सेल करना यूजिंग विंड एनर्जी पॉसिबल नहीं हुआ करता था, तो शिप वहीं पे रुक गया। अब शिप सोचिए अगर बीच समंदर में रुक गया तो क्या करेंगे? स्पेनिश सेलर्स ने ये किया कि शिप्स पे जो भी हॉर्सेस रखे हैं उन सबको समुद्र में कुर्बान कर दिया, ये सोचकर कि हम इनको खाना तो खिला नहीं सकते और हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, मे भी शायद अगर वेट कम हो तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो, इसीलिए इन लैटिट्यूड्स का नाम रखा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये कहानी है इसके पीछे, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, आपका जो सवाल था फ्रेंड्स, उसमें कहा जा रहा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर ऑल्सो नोन एज डोल्ड्रम्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर का दूसरा नाम होता है डोल्ड्रम्स। अब आप कहेंगे सर इसका नाम डोल्ड्रम क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, या कहानी है कि नहीं? कहानी सिंपल सी है। एक्चुअली डोल्ड्रम्स में होता क्या है, यहाँ से आपके ईस्टर्ली आ रहे हैं, यहाँ से आपके ईस्टर्ली आ रहे हैं, दोनों कन्वर्ज कर गए यहाँ पे। ठीक है, अब जब कन्वर्ज कर जाते हैं तो यहाँ पे भी शिप मूवमेंट होने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि जब कन्वर्ज करते हैं उस टाइम पे फिर विंड नीचे की ओर आ जाता है, यहाँ पे भी शिप्स के मूवमेंट में मुश्किल आती थी, इसलिए इसका नाम है डोल्ड्रम्स। आज की डेट में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो एक फ्रेज होता है दैट यू आर इन डोल्ड्रम्स, मतलब आप मुश्किल में है, आप किसी कठिनाई में है। डोल्ड्रम्स का मतलब होता है कठिनाई या मुश्किल सिचुएशन। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक स्टेटमेंट था कि वेस्टर्ली ब्लोज फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब देखिए 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे वेस्टर्लीज ब्लो इनटू देम, नॉट फ्रॉम देम। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत इसीलिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका रिगार्डिंग परमानेंट विंड्स। तो फ्रेंड्स इसके ही साथ हमने 7.4 को भी कंप्लीट किया, कक्षा 7 अध्याय नंबर 4 वायु एयर के बारे में। आप लोगों से फिर से अनुरोध है फ्रेंड्स कि आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद फिर से एमसीक्यूज को ट्राई करें। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं आज, डोल्ड्रम्स, ITCZ, हॉर्स लैटिट्यूड, इन सब का एक दो बार आप फोटो जरूर बनाइएगा कि भाई कहाँ से विंड कैसे फ्लो करती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज बहुत जरूरी है समझना कि विंड्स का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है। जो मैंने आपको फोटो दिखाया था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको परमानेंट विंड प्रेशर के जोन्स और बेल्ट्स दिखाए हैं, आपको ये फोटो बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसमें वो कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग एक बार खुद सोचिए कहाँ पे लो प्रेशर, कहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट आता है और कहाँ से कहाँ विंड कैसे मूव करती है और क्यों मूव करती है। मैंने आप लोगों को कोरियोलिस फोर्स का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग तो फिर क्लास 7 और चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।